बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पढ़ रहे हैं जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हेड्स ऑफ इनकम का आगाज हमने किया था। हेड्स ऑफ इनकम लिखे हुए हैं सेक्शन 11 के अंदर। अब आप देखें, आपने सेक्शन 11 याद नहीं किया, लेकिन आपको खुद ही याद होना शुरू हो गया। रेपिटेशन से चीज़ें ऑटोमेटिकली याद होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें, माइंड साइंसेज इंसान को बहुत सारी चीज़ें सिखा रही होती हैं। उसने पढ़ना कैसे है, उसको चीज़ें लेके कैसे चलनी है। आम तौर पर हमारे बच्चे इस इल्म से, क्योंकि हमारे यहाँ ये इल्म पढ़ाया नहीं जाता, तो इससे वाकिफ़ नहीं होते हैं। मसलन मैं आपको कहूँगा, आप में से बहुत सारे बच्चे तो होंगे जिन्होंने शायद हाइब्रिड सर्विसेज ली हुई होंगी कॉलेज से, या अभी तो हाइब्रिड की ज़रूरत भी नहीं है। अभी फॉर द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपने लेक्चर ले लिया, अब अभी फ़िलहाल लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हैं ना, आप दिन में किसी वक्त लेटने लगें, सोने लगें, आप एक लेक्चर ओपन करें और आराम से सो जाएं। लेक्चर चलने दें अपने मोबाइल में। आप जब आप उठेंगे तो आप देखिएगा आपका लेक्चर तैयार हुआ होगा। जब आप एक दफ़ा इल्म तवज्जो से पढ़ लेते हैं ना, फिर बेतवज्जो से भी सुनते हैं तो आपकी रिवीजन हो रही होती है। मसलन आप खाना खा रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप कोई योगा कर रहे हैं, वट एवर कोई अगर एक्टिविटी आप कर रहे हैं, आप उसमें लेक्चर को लगा लीजिए। ज़रूरी नहीं आप लेक्चर को तवज्जो से ही सुन रहे हो, उसको प्ले होने दें। बस आपके कानों में ये आवाज़ जा रही हो इनडायरेक्टली। कभी आपने गाने गौर लगा लगा के याद किए हैं? नहीं किए ना, बगैर गौर लगा। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, गाना लगा हुआ है, आप सारी तवज्जो ड्राइविंग पे, लेकिन इसके बावजूद आपको सारा याद भी हो गया, सारा कुछ हो गया। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करें कि बेतवज्जोई से भी आप जब कोई इल्म रिवीजन में बेतवज्जोई से भी रिवाइज हो जाया करेगा ये। तो इस टेक्निक को आपने ज़रा आजकल में लगा के भी देखनी है, एक दो दफ़ा तक देखना है कि क्या ऐसे क्या हुआ फिर। अच्छा जनाब, हमने कहा था जी हेड्स ऑफ इनकम 5 हैं। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जब भी किसी हेड को पढ़ेंगे तो 4 बातें पढ़नी है। नंबर 1, स्कोप का मतलब क्या है, व्हाट इज इंक्लूडेड, व्हाट इज एक्सक्लूडेड। नंबर 2, डिडक्शन। आज का लेक्चर यही है, क्या चीज़ें अलाउड हैं या क्या अलाउड नहीं है। तीसरी बात, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, रिसीट बेसिस, या हम 3 बातें टैक्स कर रहे हैं यहाँ पर, मंथली रेंट, फोरफिटेड डिपॉजिट और एडवांस। ठीक है ना, इनमें से मंथली रेंट अक्रूवल बेसिस पे हो रहा है, फोरफिटेड डिपॉजिट रिसीट बेसिस पे हो रहा है, और एडवांस भी रिसीट बेसिस पर टैक्स हो रहा है। उसकी टैक्सेबिलिटी रिसीट बेसिस पर हो रही है। और फिर आ गया था टैक्सेबिलिटी, मींस एनटीआर में लेके जाना है या एफटीआर। तो हमें पता चल गया प्रॉपर्टी इनकम हम कहाँ लेकर जा रहे हैं, एनटीआर में लेकर जा रहे हैं। ठीक है ना, यानी बाकी सब हेड्स के साथ मिलाकर फिर देखेंगे कौन सी स्लैब लग रही है। फिर पहले चेक करेंगे क्या सैलरीड इंडिविजुअल है या नॉन सैलरीड है। उस स्लैब हम कर आए ना पीछे इंट्रोडक्शन के अंदर, और फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे चलना है। फिर जनाब हमने इनकम को डिफाइन कर लिया, रेंट को डिफाइन कर लिया। फिर हमें कुछ एक्सेप्शंस, 2 बड़ी एक्सेप्शन हमें नजर आई थी। एक, फैक्ट्री बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, सारी अमाउंट एक्सक्लूड हो गई थी, यहां से निकल के कहां चली गई, इनकम फ्रॉम। और एक है नहीं, बिल्डिंग तो नॉर्मल ही थी, लेकिन हमने कुछ अमाउंट किस पर ले ली है, एमिनिटीज यूटिलिटीज। तो सिर्फ वो अमाउंट निकली थी, एमिनिटीज यूटिलिटीज की अमाउंट निकली थी, बाकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ही रही थी। इन दोनों के फर्क को समझना है। यहां टोटल अमाउंट निकल गई थी और यहां सिर्फ एमिनिटीज यूटिलिटीज वाली अमाउंट निकली है, बाकी अमाउंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ही रही। फिर हमने एडवांस का जिक्र छेड़ा। एडवांस हमने देखा कि यार एडजस्टेबल एंड नॉन एडजस्टेबल को पहले तो समझा। ये जो हमने टैक्सेशन करनी है, ये किसकी करनी है, नॉन एडजस्टेबल की। नॉन एडजस्टेबल कौन सा नॉन एडजस्टेबल एडवांस, जो बिल्डिंग के अगेंस्ट लिया गया हो। अगर लैंड के अगेंस्ट लिया गया उसकी भी कोई टैक्सेशन नहीं है। ठीक है ना, इसको फिर हमने देखा कि अगर 10 साल के बाद ड्यूरिंग 10 ईयर नया टेनेंट आ गया तो क्या करना है। आई होप कि आपने ये वाले सवाल कल घर जाके सारे सॉल्व कर लिए होंगे। पक्की बात है, सही कह रहे हैं। चले अल्लाह करे ऐसा ही हो, नहीं किया तो अभी कर ले, आज जाके कर ले, लाजमी कर ले, हाथ से गुजार ले। अब वो सेकंड पॉइंट आ गया जी, डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सेक्शन 15A में ये बातें लिखी हुई हैं।
सेक्शन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद ही याद हो जाएंगे जो होने होंगे। सिर्फ 4 सेक्शन हैं जिसके नंबर याद करने की ज़रूरत, 120, 121, जब वहाँ पहुँचेंगे देखेंगे। डिडक्शन, डिडक्शन का क्या मतलब है? यार ये जो हम रेवेन्यू ले रहे हैं इसमें से कोई खर्चे भी माइनस होने हैं या इस सारे पर, जैसे सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल करते हैं ना अकाउंटिंग वगैरह में हम। In computing the income of a person chargeable to tax under the head income from, for a tax year, a deduction shall be allowed for the following expenditure allowances, namely। लफ्ज namely ने ये कहा है कि जो मैं यहां लिख रहा हूं ना बस ये अलाउड है, इसके अलावा और कोई चीज अलाउड नहीं। ठीक है ना, यानी एक लिस्ट आ गई है, इस लिस्ट में जो जो खर्चे हैं ये माइनस कर लें, इसके अलावा कोई खर्चा है और वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है वो अलाउ नहीं होगा, वो माइनस नहीं करेंगे। अच्छा, इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ ए पर्सन चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर ए टैक्स ईयर, अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। और पहले तो ये डिफरेंशिएट करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड अलाउंस। ठीक है ना, क्योंकि कह रहा है दो चीजें हैं ना, एक एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा। खर्चा आमतौर पर कैसे अलाउ होता है, जितना हुआ है वही अलाउ करेंगे ना, एक्चुअल एक्सपेंस देखेंगे कितना हुआ। अलाउंस का मतलब होता है हमने आपके ना खर्चा नहीं देखना, आपको एक अलाउंस लमसम एक अमाउंट बता देते हैं, खर्चा जितना मर्जी हो, एक्चुअल एक्सपेंस इररेलेवेंट हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम किसी काम से बच्चे को भेज, मैं कहता हूँ यार बेटा ये एक काम है मेरा, यार हफीज सेंटर चले जाओ, ये जरा एक काम तो कराओ। कहता यार आपका जो खर्चा आएगा ना वो आकर ले लेना। क्या मतलब, वो यहाँ से उबर करवाई चला गया, फिर वहां से वापसी पे उबर करवाई आ गया, ये दो खर्चे जितने भी हुए ये उसको मिलने हैं। ये क्या मिल रहा है, एक्सपेंडिचर। इसके रिवर्सल देखे, हमने कहा बेटा आप चले जाएं, आपको 10 रुपए पर किलोमीटर मिलेंगे, आपका खर्चा क्या हुआ कोई ताल्लुक नहीं है, ये क्या है अलाउंस। ठीक है ना, तो एक्सपेंडिचर एंड अलाउंस में फर्क समझना है सबसे पहले तो, कि एक्सपेंडिचर जब लॉ कहता है तो इसका क्या मतलब होता है, एक्चुअल खर्चा, और अलाउंस का मतलब है कोई लिमिट बता दी, अब एक्चुअल को हमने नहीं देखना। In respect of a repair of a building, an allowance equal to 1/5 of the rent chargeable to tax in respect of the building for the year computed before any deduction allowed under this section. In respect of a repair to an allowance. वो कहते हैं यार आपने 3 चीजें ना, मसलन फर्ज किया 2 लाख रुपया मंथली रेंट था, रेंट आ गया 24 लाख रुपए हो गया साल का। फर्ज किया इसी साल में ना कोई फोरफिटेड डिपॉजिट की एक्टिविटी भी हुई थी, एक बंदे ने हमें 5 लाख रुपया दिया और बाद में घर लेने ही नहीं आया, 1/10 ऑफ एडवांस। फर्ज किया ये भी 5 लाख रुपया था, कितनी अमाउंट बन गई जी, 34 लाख रुपए। वो कहते हैं यार इस 34 लाख रुपए, इसको कहते हैं ना रेंट चार्जेबल टू टैक्स, आरसीटी, रेंट चार्जेबल टू। वो कहते हैं कोई भी और काम करने से पहले रेंट चार्जेबल टू टैक्स का कितना 1/5, 1/5 मतलब 20%, 1/5 का मतलब क्या हुआ 20%। वो कहता है ये आपको रिपेयर के हेड में मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, अलाउंस की शक्ल में मिलेगा। आपका एक्चुअल रिपेयर हुई है नहीं हुई है, ज्यादा हुई है कम हुई है, कोई ताल्लुक नहीं है। इसका 1/5 जरा 20% लिया तो कितना आ गया 6,80,000। अब उसने आपको सवाल में बताया कि एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर 1 मिलियन, ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसके एक्चुअल को नहीं देखना है। ठीक है ना, इसकी डिडक्शन किस बेस पर मिल रही है, अलाउंस की बेस पर मिल रही है, अलाउंस की बेस पर मिले। कौन सी अमाउंट पर मिल रही है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स। तो पहले जहन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज
रेंट चार्जेबल टू टैक्स। इन 3 अमाउंट का जो टोटल है दैट इज कॉल्ड रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक हो गई बात। इसका 20% या 1/5 ही बोलना चाहिए, रादर 1/5 इज ऑलवेज अलाउड एज अलाउंस। कौन सा अलाउंस? रिपेयर अलाउंस। लेकिन अगर बिल्डिंग किराए पे दी हुई है और अगर खाली लैंड ही किराए पे दी हुई है फिर नहीं, क्योंकि यहां लिखा इन रेस्पेक्ट ऑफ रिपेयर टू अ बिल्डिंग। बिल्डिंग की सूरत में वो एडवांस भी बिल्डिंग की सूरत में इनकम में गया था, ठीक है ना। नंबर 2, एनी प्रीमियम पेड और पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज, और इंश्योरेंस करवा दी आपने बिल्डिंग की, कोई जलजला आ गया, कोई और मसला हो गया, बिल्डिंग 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 कितनी अमाउंट? इसका मतलब एक्चुअल मिलेगी। एनी प्रीमियम पेड और पेएबल मींस अक्रूवल। वो कहता है जी हमने इंश्योरेंस करवाई हुई है बिल्डिंग की। अच्छा, आपको पता है ना जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो क्या होता है, सालाना प्रीमियम पे करते हैं, बाद दफा मंथली प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है ना, क्वार्टरली प्रीमियम पे करते हैं। हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, एनुअल प्रीमियम पे करना है, उसकी इंस्टॉलमेंट हो सकता है मंथली बनी हुई हो, क्वार्टरली बनी हो सकता है एनुअली बनी हुई। वो कहते हैं हमने ना बिल्डिंग इंश्योरेंस करवाई है, 2 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम जाता है साल का, प्रीमियम अभी पे नहीं किया, तब भी अलाउ हो गया। आपने देखना है आप किस साल की टैक्सेशन कर रहे हैं। फर्ज किया 30/6/2024 टैक्स ईयर 2024 की है, वो कहता है 2024 का प्रीमियम अभी हमने पे नहीं किया, कोई बात नहीं है, अलाउ है, एक्सपेंस अलाउ है, क्योंकि पिछले सवालों के जवाब भी तो साथ चल रहे हैं ना। इसके ऊपर यही सवाल का जवाब मिल रहा है कि ये एक्सपेंस कैसे अलाउ होगा, अक्रूवल बेसिस पर। पेड और पेएबल का मतलब क्या है, अक्रूवल बेसिस। लेकिन ये अलाउंस नहीं है, जितना पे करेंगे उतना अलाउ होगा। एनी लोकल रेट, टैक्स, चार्ज और सेस इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी और रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी पेड और पेएबल बाय द पर्सन टू एनी लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट इन द टैक्स ईयर नॉट बीइंग एनी टैक्स पेएबल अंडर दिस। वो कहते आपने देखा आपके घरों में, बल्कि आज ही मैं अपने घर का भी सुबह की क्लास से पहले ही पे करके आ रहा हूँ, वो घरों में एक प्रॉपर्टी टैक्स का एक नोटिस आ जाता है, इस तरह की और जो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना, कोई एक्साइज वाला आ गया, कोई प्रॉपर्टी वाला आ गया, कोई क्लीन लाहौर वालों की पेमेंट आ गई। करे जो भी घर से रिलेटेड आप ये खर्चे कर रहे हैं ना, एनी लोकल रेट, टैक्स, चार्ज, सेस, ये डिफरेंट नाम है जो गवर्नमेंट लगा देती है एक्सपेंसेस। वो कहते हैं इस प्रॉपर्टी में या इसकी इनकम फ्रॉम रेंट की में से कोई चीज कट रही हो, वो आप एक्सपेंस अलाउ कर दें, किस शक्ल में, पेड और पेएबल अक्रूवल बेसिस पर। वो कहते हैं लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, मसलन हमारी ये कॉलेज की बिल्डिंग है ना, इसका रेंट है कोई तकरीबन 15 लाख रुपया रफली। 15 लाख रुपए के ऊपर हमने 15% पहले टैक्स काटना है, उस बंदे को इसका जरा 15% काट के बाकी अमाउंट बताएं कितनी आ गई। ये रह गया बाकी 12,75,000 का चेक चला जाएगा किसको, लैंडलॉर्ड को, और ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है किसे चली जाएगी, गवर्नमेंट को, ठीक है ना। गवर्नमेंट को कितनी अमाउंट गई, 2,25,000 है, ऐसे ही है। ये टैक्स काट लिया हमने, ये उसको कैश चेक चला गया या कैश चला गया। अब जरा एक सवाल सुने मेरा, रेंट में कितनी अमाउंट ले वो, 12,75,000 ज़रब 12 या 15 लाख ज़रब 12, ये बात यहां लिखी हुई है। वो कह रहा है यार नहीं, जो ये बात याद रखें, कभी भी टैक्स अलाउएबल एक्सपेंस नहीं हो सकता। कौन सा टैक्स, विच इज डिडक्टेड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस।
ठीक है ना। ये टैक्स कटा है, इनकम टैक्स कटा है ये उसका, ये वाली अमाउंट नहीं जानी, ना इसने एक्सपेंस बनना, अमाउंट भी ये जानी है 15 लाख इनकम में, और ये 2,25,000 अलाउएबल एक्सपेंस भी नहीं है। तो फिर अलाउएबल एक्सपेंस क्या है? कोई प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, कोई एक्साइज की पेमेंट आ गई, कोई क्लीन लाहौर की पेमेंट आ गई, कोई इस ऑर्डिनेंस के अलावा जो टैक्स कटे हैं वो देखिए आखिरी लाइन क्या लिखी है, नॉट बीइंग एनी टैक्स पेबल अंडर दिस, वो कह रहे ये 225 नहीं अलाउड है, इसके अलावा किसी और लॉ के तहत, क्लीन लाहौर वाले लॉ के तहत, प्रॉपर्टी के लॉ के तहत, कोई और लॉ के तहत जो पैसे कटे हैं वो अक्रूवल बेसिस पर क्या कर लें, माइनस कर लें। दोनों में से कर लें, प्लॉट है उसमें से भी कर लें, बिल्डिंग है उसमें से भी कर लें, ये खाली बिल्डिंग की प्रोविजन नहीं है। बात समझ आ रही है ना? इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में तो लैंड भी है, बिल्डिंग भी। अच्छा जी, एनी ग्राउंड रेंट पेड और पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर एक बंदे ने जमीन किराए पर ली, बिल्डिंग उसने बनाई और यहां से वो रेंटल इनकम कमा रहा है। शुरू में हमने पढ़ा था ऑनर ऑफ द लैंड एंड नहीं, और बिल्डिंग एंड नहीं, एंड लगा होता तो कहानी खत्म थी। फिर तो दोनों का मेरा मालिक होना जरूरी होता ना, जमीन भी मेरी हो, बिल्डिंग भी मेरी हो, फिर प्रॉपर्टी इनकम में जाऊंगा नहीं। उसने कहा क्या है आपकी खाली जमीन हो, क्या है आपकी खाली बिल्डिंग हो, दोनों भी हो तो कोई अर्ज नहीं है। ये इनकम कहां जाएगी, इनकम फ्रॉम। अब क्या हुआ, एक शख्स ने एक जगह किराए पर ली और इसके ऊपर उसने कोई बिल्डिंग बना दी, उस बिल्डिंग को उसने रेंट पर दे दिया। अब क्योंकि ये ऑनर ऑफ द बिल्डिंग तो हो गया ना, तो प्रॉपर्टी इनकम हो गई। कहते हैं अच्छा ये जो नीचे जमीन का किराया दे रहा है वो, कहता कोई बात नहीं, वो इसका खर्चा है माइनस कर ले। एनी ग्राउंड रेंट पेड और पेएबल, इसका मतलब है अक्रूवल बेसिस पे चलेगा, बाय द पर्सन इन द ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, माइनस कर लें आप वो भी। एनी प्रॉफिट पेड और पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर on any money borrowed including by way of mortgage to acquire, construct, renovate, extend और reconstruct the। वो कहता है एक बंदे के पास प्लॉट था, उसने बैंक से लोन लिया और घर बना लिया। क्यों लोन लिया? कंस्ट्रक्ट। एक बंदे का घर था पहले, सिंगल बिल्डिंग बना हुआ था, उसने कहा यार इसे डबल कर देता हूं, एक्सटेंड। एक डबल स्टोरी था, उसने कहा जरा घर को बेहतर कर लेते हैं, रेनोवेट कर लेते हैं, रिकंस्ट्रक्ट, गिरा के दोबारा बना लेते हैं। यानी बिल्डिंग बनाने के लिए जो लोन लिया है उस लोन के ऊपर क्या पे किया है, एनी प्रॉफिट पेड और पेएबल, यानी जो इंटरेस्ट वहां पे किया है, दैट इंटरेस्ट इज ऑल्सो अलाउएबल एक्सपेंस। एनी प्रॉफिट पेड और पेएबल बाय द पर्सन इन अ ईयर ऑन एनी मनी बोरोड इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ मॉर्गेज। आमतौर पर बिल्डिंग के अगेंस्ट कैसे लोन मिलता है, मॉर्गेज, यानी वो बिल्डिंग बैंक अपने पास एज आ सिक्योरिटी रख लेती है और फिर आपको पैसे देती है, किसके लिए, या तो बिल्डिंग खरीदने के लिए, या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या रेनोवेट करने के लिए, या एक्सटेंड करने के लिए, या रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। और जाहिर है ये वाला काम करके आपने बिल्डिंग कहां दे दी है, किराए पे दी हुई है, क्योंकि बातें तो सारी हम किराए वाली बिल्डिंग की कर रहे हैं ना। तो कह रहा है भाई फिर ये वाला जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, जब आप किराए की इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, कभी आई उसमें क्यूएम के अंदर आप फाइनेंस पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए? वहां पता नहीं इतनी डिटेल से अब टीचर्स पढ़ाते भी हैं कि नहीं, वहां जब हम कोई इंस्टॉलमेंट वापस कर रहे हो ना, तो हम उसमें से प्रिंसिपल अलग कर लेते हैं और इंटरेस्ट अलग कर लेते हैं। ये टेक्निक पढ़ाई जाती है कैसे माइनस अलग अलग करना है। फर्ज किया मैंने लोन लिया, मेरी किस्त जा रही है लोन की 2.5 लाख रुपए की, तो इसकी बाइफर्केशन होगी कि यार इसमें से 50,000 इंटरेस्ट है और 2 लाख मेरा प्रिंसिपल वापस गया है। इसके अलाउ होने की बातें हो रही हैं। एक्सपेंस ये चीज है
ये तो लाइबिलिटी पे ऑफ हो रही है, तो एक्सपेंस है ही नहीं। कहीं एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए कह दिया कि जनाब हमने लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं ड्यूरिंग द ईयर 5,75,000, जिसमें से 1,25,000 इंटरेस्ट था, तो इसके अलावा एक्सपेंस होने की बात हो रही है, सारी 5,75 की बात नहीं हो रही है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? पढ़ें कैसे लिखा हुआ है। Any profit paid or payable, profit means interest, any profit paid or payable by the person in a year on any money borrowed including by way of mortgage acquire, ये अच्छा जी, where the property has been acquired, constructed, renovated, extended or reconstructed by the person with a capital contributed house building finance corporation or scheduled bank under a scheme of investment in property on the basis of sharing the rent made by the corporation or bank। अच्छा मैं पहले आसान करके समझाता हूँ। जब हम कोई लोन लेते हैं ना, फाइनेंस की कोई ट्रांजैक्शन होती है, तो इसमें हमारे पास नॉर्मली दो मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, एक कन्वेंशनल मोड है और एक इस्लामिक मोड है, ठीक है ना। इस्लाम में आपको पता है पैसे के साथ पैसा लेना तो जायज़ नहीं है, तो जो इस्लामिक बैंक होता है ना, जैसे मीज़ान बैंक आ गया या कोई जो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये अगर इस्लामिक तरीके से आपके साथ करे, ये क्या करते हैं, ये आपके साथ ना प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा डाल देते हैं, ठीक है ना। और कहते हैं यार मैं आपको समझाने के लिए, एक रॉ शक्ल समझाने के लिए बात करूं, फर्ज किया ये घर था ना, हमने इसके 100 टुकड़े बना दिए, ठीक है। अब ये डिजाइन हुई हुई ट्रांजैक्शन है, घर के एक टुकड़े की कीमत है फर्ज किया 2 लाख रुपया, 100 टुकड़े, इसका मतलब है घर हो गया कितने का, 2 करोड़ का, ठीक है ना। अब बैंक ने कहा यार ये लो 2 करोड़ रुपया, घर खरीद लो आप। अब तुम मुझे बेचते जाओ, मेरे से खरीदते जाओ, घर का 100% अभी मालिक कौन है, बैंक फर्ज किया। अब बैंक कह रहा है यार आप मुझे ना 2-2 लाख रुपया हर महीने देते जाओ, एक एक यूनिट में आपको, आप मालिक होते जाओगे। लेकिन आपने कहा मैं 2 लाख कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो इतनी इनकम नहीं है। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम ये घर लो, इसे किराए पे चढ़ाओ, इसका किराया आएगा ना इतना, उसमें से 2 लाख हमारा शेयर है, बाकी तुम्हारा शेयर है। अब एक किस्म के किराए के शेयर या वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के शेयर से बैंक अपने पैसे वापस ले रहा है। ये बात तो वही होगी जो भी हम ये कर रहे हैं, बात तो यही हो गई है, लेकिन ये जरा इस्लामिक मोड में लिखी हुई बात है। फिर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। Where the property has been acquired or constructed, renovated, extended or reconstructed by the person with the capital contributed by House Building Finance Corporation or Scheduled Bank under a scheme of investment in property on the basis of sharing the rent made by corporation or bank. The share in the rent and share toward the appreciation in the value of the property from the property paid or payable by the person टू द कॉर्पोरेशन, ये भी एक्सपेंस बन गया। अब जितना आप बैंक को शेयर दे रहे हो वो आपका एक्सपेंस अलाउ हो गया। बात समझ आई है? अगर कन्वेंशनल बैंक है तो जितना इंटरेस्ट दे रहे हैं वो अलाउ हो गया, और अगर कहीं इस्लामिक फाइनेंस से कोई ट्रांजैक्शन हो रही तो जितना शेयर इन रेंट या शेयर इन एप्रिसिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अगर हम पे कर रहे हैं तो वो क्या है, वो भी हमारा अलाउएबल एक्सपेंस है। ऑब्वियस सी बात है, कब अलाउएबल एक्सपेंस है, जब ये जगह हमने किराए पे दी हुई है, क्योंकि रेंटल इनकम की तो सारी बातें हो रही। वेयर द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मॉर्गेज और अदर कैपिटल चार्ज, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड ऑन सच मॉर्गेज और, अच्छा ये थोड़ा फर्क है, पिछली 2 ट्रांजैक्शन में हमने पैसे घर बनाने के लिए लिए थे, पहले वाली में भी टू कंस्ट्रक्ट, रेनोवेट, रिकंस्ट्रक्ट, यहां भी टू कंस्ट्रक्ट, रेनोवेट, रिकंस्ट्रक्ट। नहीं, अब घर बना हुआ है, मैं उस घर में रह रहा हूं, मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, मैंने ये घर गिरवी रखवा के मॉर्गेज करवा के एक लोन ले लिया,
वो कहते चलो यार इस लोन का इंटरेस्ट भी आपको अलाउ हो गया। वेयर द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू मॉर्गेज और अदर कैपिटल चार्ज, लेकिन जो पैसे आए हैं उससे प्रॉपर्टी पे नहीं लगे, कहीं और लगे हैं। मुझे कॉलेज में पैसे चाहिए, मैंने घर गिरवी करके कॉलेज में ले लिया, तब भी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन सच मॉर्गेज और चार्ज। अब यहां लिखा है प्रॉफिट, ये कन्वेंशनल बैंक की बात आ गई, इंटरेस्ट सॉरी प्रॉफिट यहां इस्लामिक की आ गई और इंटरेस्ट से मुराद कन्वेंशनल, यानी इस्लामिक बैंक को क्या है कन्वेंशनल बैंक को, दोनों सूत्रों में। मोटे मोटे कितने हो गए जी? नहीं, वो फर्क तो देखिए रिलीजियसली फर्क आना है ना, एक चीज हलाल है और एक चीज हलाल नहीं है, फर्क तो यहां क्रिएट होना है ना, फाइनेंशियली तो फर्क नहीं आना ना। बाद दफा बल्कि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार यहां भी इतने पैसे दे रहे हैं, यहां भी इतने पैसे दे रहे हैं, तो फर्क क्या हुआ? नहीं, फर्क हुआ, फर्क तो शरीयत के कंप्लाइंस का फर्क है ना। एक गाय को हम शरीयत के उसूलों के मुताबिक ज़िबा करें, हलाल हो गई, उसी गाय को शरीयत के उसूलों के मुताबिक ज़िबा ना करें, हराम हो गई। क्या फ़र्क है? गोश्त तो वही है, पाए तो वही है, क्वांटिटी तो वही है। तो चीज़ का सेम नज़र आने से नहीं कंफ्यूज होते कि यार ये तो एक जैसी है, या दोनों हलाल या दोनों हराम। नहीं, गोश्त तो सेम है, गाय भी वही थी। शरीयत का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हलाल हो जाती है, शरीयत का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते तो हराम हो जाती है। इसलिए हलाल हराम का जो तस्वुर है वो तो शरीयत के कॉन्सेप्ट के साथ है ना, वो अमाउंट के साथ नहीं है कि अगर 20% इधर भी आंसर आ रहा है उधर भी आ रहा है तो दोनों हराम होंगे। नहीं, दोनों हराम नहीं। देखना है अगर वो शरीयत के तकादों के मुताबिक है तो हलाल है, शरीयत के तकादों के मुताबिक नहीं है तो हराम है। कितनी एक्सपेंसिव हो गए जी, जरा गिन लें। 5 ये और 2 ये 7, नाम ले लेकर, ये खर्चा अलाउड है, ये खर्चा अलाउड है, ये खर्चा अलाउड है, ये खर्चा अलाउड है। एनी एक्सपेंडिचर not exceeding 4% of the rent chargeable to tax in respect of property for the year computed before any deduction allowed under this section paid or payable by the person in the year wholly and exclusively for the purpose of deriving rent chargeable to tax under the head income from property including administration and collection charges। अब क्या हुआ, 7 खर्चे बताने के बाद उसने कहा यार अगर आपके कोई और ऐसा खर्चा हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो आप कहें कि भाई ये मैंने रेंट कमाने के लिए ही खर्चा किया है ना। जैसे जब आपने किराए पर बिल्डिंग दी तो किसके थ्रू दी? प्रॉपर्टी एजेंट के थ्रू। उसने 15 दिन का किराया आपसे काट लिया। आपकी 3-4 प्रॉपर्टी है, आपने एक बंदा रखा हुआ है, वो जाता है जाके रेंट कलेक्ट कर लाते हैं, अब महीने में एक दफ़ा जाके ओवरऑल प्रॉपर्टी को भी ज़रा लुक आफ्टर कर लेता है। कोई और इस तरह से प्रॉपर्टी का कोई नोटिस तो नहीं आ गया, ये चेक करना है यार किराएदार बिल जमा करा रहा है कि नहीं करा रहा, वरना कल को मसाइल आएंगे। आपने एक बंदा रख लिया। अब ये बंदा क्यों रखा है? प्रॉपर्टी से इनकम कमाने के लिए। लॉ का असल में एक उसूल है कि उसूलन जिस हेड की इनकम कमाने के लिए अगर कोई खर्चे हो रहे हैं तो उसूली तौर पर अलाउ होने चाहिए ना, उस हेड में जो हो रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ हमने खुली छूट नहीं दी हुई आपको, हमें यह भी एहसास हो रहा है कि हाँ ये सही है। तो कहा अच्छा चलो ऐसा करो, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। अभी हमने कितना निकाला था? 34 लाख। वो कहते हैं यार ये जो 34 लाख की अमाउंट है ना, इसका 4% कितना बन गया जी? 1 लाख साल का बना ना। वो कहते हैं 1,36,000 तक अलाउड है। तेरा देखे मैंने क्या लफ्ज बोला, 1,36,000 तक अलाउड है। ये नहीं कहा कि 1,36,000 आंखें बंद करके दे रहे हैं, तुम्हारा खर्चा हो या अलाउंस नहीं बनाया, एक्सपेंस ही बनाया, लेकिन एक अपर लिमिट लगा दी है। अब फर्ज किया आपका सिर्फ 36,000 खर्च हुआ है तो 36,000 ही कट करेंगे। आपका 2 लाख खर्च हो गया है तब भी 1,36 ही करेंगे। इसका मतलब है देखना क्या है, एक्चुअल वर्सेस 4% ऑफ RCT, whichever is lower।
एक्चुअल ज्यादा आ गया तो ये लोअर हो गया, एक्चुअल कम आ गया तो ये लोअर हो गया। इसका मतलब है ये लिमिट कैसे काम किया करेगी, हम एक्चुअल एक्सपेंस लिखेंगे और फिर 4% ऑफ रेंट चार्जेबल देख लिया करेंगे, विच एवर इज लोअर वो अलाउ हो जाएगा। लिमिट लगा दी है। पढ़ें जरा क्या लिखा, एनी एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग का मतलब है अपर लिमिट लग गई, नॉट एक्सीडिंग 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द ईयर कंप्यूटेड बिफोर एनी डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। ये बात क्या लिखी है बार बार, वो कहता है ये ना आपको जी 4% किसका लेना है, पहले 7 खर्चे माइनस करो उसका लेना है। कह रहे नहीं ग्रॉस का लेना। ये जो लिखा हो ना कंप्यूटेड बिफोर एनी डिडक्शन, कितनी होगी इससे पहले डिडक्शन 7, क्या वो माइनस करके बाकी जो रकम बची है उसका 4% लेना है। वो कहता है नहीं ग्रॉस का ही लेना है। पहले भी उसने यही कहा था, जो हमारी पहली प्रोविजन थी, ये भी यहां भी ये लिखा था कंप्यूटेड बिफोर एनी डिडक्शन अंडर दिस चार्ट, यानी 34 लाख का ही लेना है। बात समझ आ रही कि नहीं आती? चलिए कितने हो गए, 8 खर्च हो गए, मोटे मोटे 8 खर्च हो गए। मोटे मोटे कौन कौन से, सबसे पहले रिपेयर अलाउंस कितना 1/5। आगे चले जी इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर लोकल रेट टैक्सेस, फिर वो लोन की 3 बातें आ रही है, या कौन सी कन्वेंशनल बैंक से लिया, अच्छा एक ग्राउंड रेंट भी आया बीच में, ये पहले ग्राउंड रेंट है, फिर क्या आया लोन कन्वेंशनल बैंक वाला, लोन हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन वाला, लोन नॉर्मल जो बिल्डिंग पे इस्तेमाल नहीं हुआ। बात समझ आ गई? इनमें से अगर कोई खर्चा हुआ होगा तो अलाउ हो जाएगा, नहीं लिया मसलन हमने भाई अपने पैसे से घर बनाया हुआ, हमने ना हाउस बिल्डिंग से लोन लिया हुआ ना फलां से लिया, तो ये एक्सपेंस अलाउ नहीं हो रहा होगा आपको जाहिर है। हमने घर की इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई तो ये भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। बात समझ आ रही? फिर चलते चलते उसने कहा अच्छा यार कुछ और एक्सपेंसेस होंगे जिनको हम क्या कह रहे हैं, रेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस, या कोई भी खर्चा आपको यार ये बिल्डिंग का ही खर्चा था, मेरा खर्चा इसी से रिलेटेड है, ऊपर की 7 की लिस्ट में शामिल नहीं है। यानी बिल्डिंग से रिलेटेड हर खर्चा इकट्ठा कर ले उन 7 के अलावा, लेकिन इसके ऊपर अपर लिमिट लगा दी है कितनी, 4% ज्यादा से ज्यादा, या एक्चुअल विच एवर इज लोअर, ठीक है ना। और 4% किसका लेना है, आरसीटी का, ग्रॉस का। कितनी बातें हो गई, 8 हो गई। एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेबल बाय द पर्सन इन अ टैक्स ईयर फॉर legal services acquired to defend the person's title to the property or any suit connected with the property in a court। वो कहता है अगर किसी बंदे ने बिल्डिंग पे मुकदमा कर दिया है तो हमारी है, अब आपको वकील लगाना पड़ गया, टाइटल डिफेंड कर रहे हैं ना, वो कहता है मेरी है, हम कह रहे हैं हमारी है, अब अदालत में केस चला गया, वकील के भी पैसे लग रहे हैं, अदालत में भी पैसे खर्च हो रहे हैं, वो कहता है ये खर्चा भी माइनस कर लें, एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेबल, इसका मतलब है एक्रूअल बेसिस पे कर ले। वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट एनी अनपेड रेंट। अच्छा जी इसको समझते हैं पहले। अब हुआ क्या, रेंट जब हमने चार्ज किया था, आपको पता है ना रेंट चार्जेबल टू टैक्स में कितनी चीजें शामिल हैं भाई, कौन कौन सी, मंथली रेंट, फॉरफिटेड डिपॉजिट और नॉन एडजस्टेबल। हम कहते हैं जी हमने घर किराए पे दिया है, रेंट है 2 लाख रुपया, पूरा साल वो किराए पे रहा, 24 लाख रुपया आ गया, ठीक होगी बात। रेंट चार्जेबल टू टैक्स में 24 लाख ऐड हो गया। नीचे जाके उसने एडजस्टमेंट में बताया कि लास्ट 5 मंथ्स का जो रेंट है वो अभी रिसीव नहीं हुआ। ऊपर उसूल है अक्रूवल बेसिस, अक्रू तो हो गया कि नहीं हो गया, इतने का अकाउंटेंट तो बन गए हो कि नहीं बन गए, अक्रूवल का समझ आ गई ना है,
अक्रू हो गया ना तो ऊपर तो 24 लाख ही आएगा ना। अब वो कहते हैं यार जो उसने रेंट पे नहीं किया, ये हम इनकम में से माइनस नहीं कर रहे, इसको खर्चा बना देंगे आपका अगर कुछ कंडीशन पूरी हो जाए। 5 महीने का रेंट कितना है? 2 लाख ज़रब 5, 1 मिलियन का। वो कहते हैं इसे खर्चे में से माइनस कर लो, इनकम में से नहीं माइनस करना। इनकम तो अक्रूवल बेसिस पे गई है, खर्चे में से माइनस कर लो। लेकिन उसके लिए उसने कुछ कंडीशन लगा दी कि ताकि जेन्युइन बात हो ना। उसने कहा जी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? टेनेंसी वॉज बोनाफाइड, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप हैज बीन टेकन टू कंपेल द टेनेंट टू वेकेट द प्रॉपर्टी एंड डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ दी। कहते हैं पहली बात है जो बंदा 5 महीने से किराया नहीं दे रहा, आपने उसका सामान उठा के बाहर फेंका है कि नहीं फेंका? उसे निकाला है प्रॉपर्टी से कि नहीं निकाला? कहता जी निकाल दिया जाहिर है। कहता अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा है जेन्युइन बात ही कर रहे हैं। कहते यार नहीं निकाला, वो बंदा बड़ा डाढ़ा है, हमने अदालत में केस फाइल कर रहे हैं कि जनाब इससे हमारा घर खाली करवाया जाए, ना किराया देता है और घर में रह रहा है। कहता अच्छा ये भी बात जेन्युइन लग रही है, अदालत में चलेंगे। कहते नहीं हमारा एक और घर है, यही बंदे ने किराए पे लिया हुआ है, वहाँ किराया दे रहा है। कहते ये कैसे हो सकता है? अगर इसने किराया ना देना होता दोनों का ना दे रहा होता। शक पड़ गया उसे। जेन्युइननेस चेक करनी है ना, वरना तो मैं कहूंगा मैंने घर किराए पे दिया था, ये बंदा मुझे किराया ही नहीं देता, ताकि सारी इनकम नीचे आके क्या हो जाए? माइनस हो जाए। वो कहते नहीं नहीं, ये अगर आपने माइनस करनी है तो पहली कंडीशन क्या पूरी करें? या तो उस बंदे को निकाल दें या वो स्टेप्स लें, यानी आपने थाने में बता दिया है, अदालत में केस ले गए हैं और आपकी कोई और बिल्डिंग इसी बंदे के किराएदारी में ना हो, एंड टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ दी। वो कह रहा है अगर ऐसे है तो लॉ को शक पड़ गया तो कोई तुम टोपियां घुमा रहे हो, क्योंकि टैक्स एवेजन की कोशिश होनी है ना। द पर्सन हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप टू instigate legal proceeding for the recovery of unpaid rent or has reasonable ground to believe that legal proceeding would be useless. ओके या तो आपने जो आपका ये 1 मिलियन की अमाउंट है, क्या आपने कोई केस किया है, या आप कहते हो कि यार केस इतनी रीजनेबल सॉलिड ग्राउंड आपके पास है, आप कहते हैं इसका फायदा कोई नहीं है मुझे। अच्छा जी, द अनपेड रेंट हैज बीन इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द पर्सन। वो कहता है ये ना चंद चढ़ाया हो कि आपने इधर से भी 10 लाख कम करके इस 24 लाख को पहले क्या लिया हुआ है? 14 लाख, और नीचे फिर 1 मिलियन की डिडक्शन मांग रहे हैं। ऐसे तो नहीं होने वाला ना। वो कह रहा है पहले इनकम में भी शामिल हुआ ना, क्योंकि ऊपर उसूल तो यही था कि ग्रॉस आना है, लेकिन अगर किसी ने ऊपर चेंज कर दी है तो फिर नीचे तो आनी नहीं है। द अनपेड रेंट हैज बीन इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। वो कहता है अगर ये 3 कंडीशन पूरी हो गई है ना तो फिर वो 10 लाख नीचे खर्चे में डाल दो, क्योंकि आपको इनकम आई तो है नहीं, टैक्स काहे का ले। बात समझ आई है कि नहीं आई? क्या लिखा हुआ है जी? वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट एनी अनपेड रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज इररिकवरेबल एंड अलाउंस इक्वल टू द अनपेड रेंट, ये एक्सपेंस बन गया, लेकिन 3 कंडीशन पूरी करने के बाद। कौन सी 3 कंडीशन? एक तो या उसे घर से निकाल दिया है या सारे आप एक्शन ले रहे हैं। दूसरी बात, जो करेंट रहता है उसकी रिकवरी की आप कोशिश कर रहे हो। तीसरी बात, ये पहले इनकम में शामिल भी हो सही, तभी तो एक्सपेंस अलाउ करेंगे ना। अगर इनकम में भी माइनस कर दिया तो फिर थोड़े ऐसे तो आप जीरो पे ले जाओगे सारा कुछ। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, कोई एग्जाम्पशन नहीं। हाँ तो फिर ये फिर फिलहाल नहीं मिलेगा। लॉ इसको ना असल में लॉ पता ऐसे अच्छा सा लफ्ज नहीं है। FBR वाला ना हम सबको चोर समझता है, वो मैं ना उसी नज़र से देखता है। जैसे आजकल हम सियासतदानों को सबको चोर समझते हैं ना, कि सारे चोर हैं, सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। और यार सारे चोर नहीं होंगे, को बीच में से अच्छे भी होंगे।
ऐसे ही हम सब टैक्स पेयर को लॉ लेजिस्लेटर शक की नजर से देखता है। वो कहता है यार नहीं, ये 3 कंडीशन पूरी करो फिर मानूंगा। हालांकि बिल्कुल जेन्युइन हो सकता है कि एक प्रॉपर्टी का वो दे रहा हो और एक का ना दे रहा हो, लेकिन लॉ कहता है नहीं नहीं, हमें नहीं समझ आ रही भाई। ठीक है ना। अच्छा जी, where any unpaid rent allowed as deduction is wholly or partly recovered, the amount recovered shall be chargeable in the year of receipt. मसलन यही वाली एग्जांपल ले लेते। 10 लाख आपने अलाउ करवा लिया 2024 में, केस तो कर रखा था ना आपने रिकवरी का, फिर उसने 2024 में आपका बर्डन, टैक्स का बर्डन कम कर दिया कि यार नहीं नहीं, इससे टैक्स नहीं लेते, ठीक है 14 लाख पे टैक्स लिया, आप किसे 24 लाख पे नहीं लिया। लेकिन 2025 में, 26 में, 27 में, कभी भी जिंदगी में कोर्ट ने डिसीजन करवा के पता चला इस 10 लाख में से 6 लाख आपको कोर्ट ने दिलवा दिए, हो सकता है 10 ही दिलवा दिए। बात समझ आ रही है। दोनों की बातें लिखी हैं लॉ ने। क्या? वेयर एनी अनपेड रेंट अलाउड एज डिडक्शन इज होली और पार्टली रिकवर्ड, होली और पार्टली रिकवर्ड। तो अब क्या करें? कहता है जनाब उस वक्त इसने इनकम में से निकलवा दिया था, अब डालो इसे इनकम में। लेकिन अब इसका स्टेटस क्या बन गया है? रिसीट बेसिस का बन गया है, क्योंकि अब जब मिल जाएगा द अमाउंट रिकवर्ड शैल बी चार्जेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। मसलन अदालत ने फैसला दे दिया 15 जून 2027 को कि भाई ये पैसे इनको दो, उस बंदे ने जाकर 20 जुलाई 2027 को पे किए। 28 वाले में शामिल करेंगे, 27 वाले में शामिल नहीं करेंगे, बिकॉज अब इसका स्टेटस क्या बन गया है? रिसीट बेसिस बन गया है। कोई थोड़ी बात समझ आ रही है? वो जो मैं पहले दिन से आपको लेके चल रहा हूं कि भाई टैक्स को पढ़ना सीखें, पढ़ना सीखें, रटे नहीं लगाने। आपने देखना है क्यों ऐसे हो रहा है, सारी क्यों की लॉजिक कहाँ लिखी हुई है? यहीं लिखी हुई है कि सर पहले तो ऐसे कर रहे थे, नहीं भाई यहां लिखा हुआ है इन द टैक्स ईयर ऑफ रिसीट। अगर जरा मोटी सी बात को रिकॉल करें, ज्यादातर सारे एक्सपेंसेस हमें कैसे अलाउ हुए हैं? अक्रूवल बेसिस पर, पेड और पेएबल, पेड और पेएबल, पेड और पेएबल। ठीक है ना। वेयर द डिडक्शन इज अलाउड टू अ पर्सन फॉर एनी एक्सपेंडिचर इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम एंड द पर्सन हैज नॉट पेड द रेलिवेंट लाइबिलिटी विद इन 3 ईयर। करा जी आपने कहा जी इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे करना है, आपने कहा जी बिल्डिंग का हमने वो लैंड का किराया पे करना है, कोई और एक्सपेंस आपने कहा जी पे करना है, हमने मान लिया कि ठीक है जी। लेकिन 3 साल हो गए आपने पे ही नहीं किया। कहता मैं फिर वही वाला शक पड़ गया कि कोई टोपी करा गया, कोई फ्रॉड होने लगा हमारे साथ। ओके अच्छा जा 3 साल अगर गुजर गए ना और सामने वाला पैसे नहीं ले रहा, तो ये कौन नेक आदमी है जो पैसे ले ही नहीं रहा? कहता नहीं ये कोई 2 नंबरी होगी। वो कहता जो हमने एक्सपेंस इसे अलाउ किया हुआ था ना उसे डिसअलाउ कर दो, उसे इनकम बनाओ। मसलन फर्ज करें, ऐसे ऐसे समझें, ऐसे समझें। वैसे तो मैंने आगे एग्जांपल बनाई हुई पहले, लेकिन यहाँ लिख के समझाते हैं। 30 जून 2024 को आपने कहा जी 2 लाख रुपया बिल्डिंग की इंश्योरेंस पेएबल है। बिस्मिल्लाह यार हमने यही कहा हुआ है पेएबल है, डालो एक्सपेंस में। एक्सपेंस में डालिया, खर्चे में चला गया। अब लॉ आपको वॉच कर रहा है। वो कहता है क्या 2025 में ये पे हो गई? नहीं। कहता क्या 26 में हो गई? कहता जी क्या 27 में हो गई है? कहता फिर इसे 2028 में ना इनकम बना दो, वापस 2 लाख ऐड करो। ये तो हमारे साथ फिल्म चला रहा है। बता 3 साल तो उसने वेट किया ना, 24 में उसने अलाउ कर दिया। 3 साल उसने इंतजार किया है, आपको घर पहुंचाया ना। अगर आप यहां पे कर देते तो खत्म बात, अलाउ पहले ही कर दिया हो। यहां पे कर देते खत्म बात, अलाउ तो पहले ही हो। यहां पे कर देते
तब भी खत्म। इवन 2028 में भी 30 जून 2028 में भी पे कर देते तो खत्म बात। आपने कहा था देने वाले हैं, बाद में आपने दे दिए, ओके डन, खत्म। एक्चुअली 4 साल हैं, लिखने में कंपोजिंग में 3 साल नजर आ रहे हैं। हुकूमत 4 साल इंतजार कर रही है, 4 साल बाद भी आपने पैसे नहीं दिए तो कहते फिर चौथे साल की इनकम में डाल देंगे हम। कहते अभी भी ज्यादती नहीं करेंगे आपसे, अभी भी हम कहते नहीं नहीं आप सच्चे, हम आपको सरेआम झूठा नहीं कह रहे, बस सिर्फ एक हमने इसका ना स्टेटस चेंज कर दिया। क्या? ये हमने अक्रूवल पे गलती कर ली थी ना आपको अलाउ करने की, कहता तुम्हारी औकात नहीं अक्रूवल वाली, अब जब पे करोगे ना फिर दोबारा अलाउ कर देंगे, तुम्हारे से दुश्मनी भी कोई नहीं है। अब जब भी जिंदगी में अगर आप पे करो तो पेमेंट का एविडेंस लाओ, उस साल फिर अलाउ कर देंगे। नेक्स्ट तो हर साल अलग अलग चल रहा है ना, ये 2024 का एक्सपायर 28 में हो रहा है, अगर 25 वाला भी अक्रूवल है तो वो 29 में हो रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा हर साल अलग अलग अलग, क्योंकि हर साल का हिसाब अलग होना है ना, टैक्स ईयर। नहीं समझ? चलो देखते हैं तो 29 में दोबारा अलाउ कर दें, अब जब भी पे कर देगा अलाउ है। नहीं नहीं, हर साल अपना अपना अलग अलग चल रहा है, बात समझे? ये अब अक्रूवल, इस अपने भी तो खर्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये अक्रूवल पे ही चल रहे हैं। हम सिर्फ 2024 की टैक्सेशन देख रहे हैं। 24 की एक ट्रांजैक्शन अक्रूवल पर अलाउ हुई, तवज्जो कर लें जरा इधर, 24 की एक ट्रांजैक्शन अक्रूवल पर अलाउ हुई, 25 की भी हुई है, 26 की भी हुई है, 24 को हम अलग देख रहे हैं। अब हम अक्रूवल पर अलाउ करने के बाद वॉच कर रहे हैं आपने पे किए हैं कि नहीं किए। 4 साल तक वॉच किया, अगर चौथे साल में भी पे नहीं किया तो चौथे साल की इनकम में हमने उसे ऐड कर, हो सकता है इस साल का अपना एक्सपेंस आया हुआ हो, वो अक्रूवल पे चल रहा होगा, ये इसका इफेक्ट चल रहा है। सारा हेड की नहीं क्लासिफिकेशन चेंज हुई, अक्रूवल पे ही चल रहा है। इस साल के अक्रूवल का मसला आ रहा है कि यार 4 साल हो गए तुमने पैसे नहीं दिए, इसका मतलब है कोई गड़बड़ है। वो कहते फिर सारे में गड़बड़ नहीं, अभी भी कह रहे सिर्फ इस साल की गड़बड़ कह रहे हैं, तो ये साल ऐड कर देंगे चौथे साल में। अब अगला साल पकड़ा, उसने कहा यार ये, कहते यार ये तो हमने अगले साल पे कर दिया था, कहते ओके चलो शाबाश ठीक हो। फिर अगला साल पकड़ा, ये कहते नहीं यार ये भी अभी नहीं हमने पे किया, अब इसके 4 साल काउंट करेंगे उसी तरह, हर साल को अलग अलग, हर साल को अलग अलग देखेंगे। हाँ, एक्सपेंस दोबारा मिल जाएगा, सिर्फ हमने स्टेटस चेंज किया है कि आइंदा ये अब आपको कब मिलेगा, जब पे करेंगे। आए पढ़ते हैं अब इस सारे को, आ जाएंगे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखेंगे, where the deduction is allowed to a person for any expenditure in driving income from property and the person has not paid the related liability within 3 years from the end of the tax year in which deduction was allowed। इसका मतलब है 3 साल कौन से गिनने हैं, हम 24 की बात कर रहे थे ना, 24 को नहीं काउंट करना, 25, 26, 27, ठीक है ना। अच्छा 27 आ गया, फिर भी वो क्या कहता है, within 3 years end of the year in which the deduction was, the unpaid liability shall be chargeable under the head income from property in the first year of the end of 3 years। 3 सालों के बाद वाला जो साल आएगा, इसका मतलब चौथा साल हो गया ना, वो कहता है चौथे साल की इनकम बना देंगे। ठीक है, यहां तक कहानी समझ आ गई। अब अगली बात पढ़ें, वेयर द अनपेड लाइबिलिटी इज टेकन इनटू इनकम एज अबव एंड द पर्सन सब्सिक्वेंटली पे द लाइबिलिटी, द पर्सन शैल बी अलाउड अ फ्रॉम द अमाउंट पेड इन द ईयर ऑफ। इसका मतलब है अगर चौथे में ऐड कब होगी, जब चौथे में भी ना पे हुई, वरना क्या है, अगर चौथे में आपको लगे कि सर पीछे तो लिखा चौथे में ऐड हो गई, और अगर चौथे में ही पे कर दी तो ऐड भी करें माइनस भी करें तो बात तो जीरो होगी। ये कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं कल यहीं से दोबारा शुरू करूंगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ी सी मजेदार ट्रांजैक्शन है।
लेकिन इसको थोड़ा सा और पार्क कर दे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। मैंने आगे इसको ऐसे बनाया, अनपेड ईयर ऑफ अकरेंस का मतलब होता है जिस साल की ट्रांजैक्शन है। ईयर ऑफ अकरेंस मतलब 2024, तो क्या होगा, अलाउड ऑन अक्रूवल बेस। 2024 पे तो ये ट्रांजैक्शन क्योंकि अक्रूवल पर अलाउ हो रही थी, अलाउ हो गई। अब क्या हुआ, अगला साल आया, फर्स्ट ईयर, उसके बाद पहला, क्या करना है, कुछ नहीं करना। पे हो गई तब भी कुछ नहीं करना, नहीं हो गई तब भी कुछ नहीं करना। उससे अगला साल, पे हो गई तब भी कुछ नहीं करना, नहीं हुई तब भी कुछ नहीं करना। उससे अगला साल कुछ नहीं करना, पे हो गई तब भी कुछ नहीं करना, पे नहीं हुई। चौथा साल अगर पे हो गई है तो तब भी कुछ नहीं करना, एक्सपेंस तो बना हुआ ना। अगर पे नहीं हुई, अनपेड अमाउंट विल बी, अच्छा जरूरी नहीं सारी, मतलब 2 लाख की अमाउंट थी, 50,000 पे कर दी तो 1.5 लाख ऐड होगा। इसीलिए मैंने क्या लफ्ज लिखा है, अनपेड अमाउंट विल बी एडेड। अब आइंदा जिंदगी में जब भी पे कर दे, जितनी पे कर दें उतने की डिडक्शन ले लें, सबसीक्वेंट ईयर्स, क़यामत तक। आखिरत में पे की फिर डिडक्शन नहीं मिलनी, क्योंकि पे तो करनी है ना, हमारा मुसलमानों का तो ईमान है ना, पे तो करनी है। दुनिया में करनी है तो डिडक्शन भी मिल जाएगी, आखिरत में करनी है तो पहले लिथर भी पड़ेगा और पेमेंट भी देनी पड़ेगी, इसलिए दुनिया में दे के जाने। सबसीक्वेंट ईयर में ओनली पेड अमाउंट विल बी, जैसे जैसे पे करते जाए अलाउ कर लें। अभी हमने, क्योंकि ये एक टेक्निकल बात है, जब जरा सी भी टेक्निकल आती है तो मैं उसके ऊपर काफी सारा काम कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल बारीकी से बात समझ आ जाए। यहीं से कल आगाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हमारे पास वो जो एक पहला पॉइंट पेंडिंग था, विच टाइप ऑफ डिडक्शंस आर, इसका आंसर भी आ गया है। लिंक करके आपने ना टेक्स्ट की जो केमिस्ट्री है ना उसे उस तरह पढ़ने की कोशिश करनी है। ढूंढ हम ये 4 बातें रहे हैं, बस खत्म। जिस दिन इन 4 बातों का जवाब मिल गया तो इसका मतलब चैप्टर खत्म हो गया। इसका भी आज जवाब आना शुरू हो गया है। क्या अलाउड है, कब नहीं अलाउड है। अगर 3 साल में नहीं पे किए तो फिर नहीं अलाउड है, फिर चौथे साल में ऐड हो जाएगा। कल मुलाकात होगी, यहां से आगे चल।